हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। आइए स्टडी विद अंशु के साथ डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12th के जो भी बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केमिस्ट्री के सारे टॉपिक का लेक्चर लेकर आऊँगा वन बाय वन। सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे साथ बने रहिए और ज़रूर इसको फॉलो करिए आप, और डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। बहुत अच्छा मार्क्स फैच करने वाले हो आप अगर इस पूरे लेक्चर को ब्रीफ तरीके से अगर आप देखोगे तो। बिकॉज मैं कोई पीडीएफ नहीं, ये तो हैंड रिटन लिख लिख के समझाने वाला हूँ हर एक चीज़ को, इसलिए बहुत ध्यान सुनना। देर न करते हुए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक मेरा है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहला टॉपिक होगा मेरा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम से बहुत क्लियर है, वेरी फास्ट रिएक्शन। सही मायने में बताएं तो ये एग्ज़ाम पूछता नहीं, बट आपको पता होना चाहिए वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है। मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन जो विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम ले इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। या कह सकते हो कि इट इज़ अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ स्लो सच रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को आप मेजर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करो, जितने भी आयोनिक रिएक्शन हैं, ऑल आयोनिक रिएक्शन, जितने भी आयोनिक रिएक्शन हैं अंडरगो फास्ट वेरी फास्ट रिएक्शन। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जितने भी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी हैं वो सारे गाइस क्या हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसे ढेर सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे, दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। सेकेंड, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब जिसको कंप्लीट होने में ईयर्स, काफ़ी मंथ लग जाते हों, वो वैसे रिएक्शन क्या है, मतलब जो लॉन्ग टाइम लेते हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। और एग्जांपल ले सकते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड। आप साथ में लिखते हुए नोट्स बनाते हुए चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड। ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो है वो मॉडरेट रिएक्शन का है। थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो कम टाइम ले, मीनिंग द रिएक्शन स्लो रिएक्शन, केमिकली रिएक्शन विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट। जो स्लो और फास्ट के मिडल में हो, वो कैसे रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ढेर सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, H2O प्लस हाफ O2। ये सब इस टाइप के जितने भी रिएक्शन है सारे मॉडरेट रिएक्शन है। ये तो आपको पता चल गया कि वेरी फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं। देर न करते हुए तुरंत शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ध्यान समझना आपको गाइज। दूसरी बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट एक रिएक्शन, एक रिएक्शन लिया मैंने, M1A प्लस M2B, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है N1C प्लस N2D। ओके, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है ROR, तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपको अच्छे से पता होगा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। स्टार्ट करना रेट। रेट मतलब क्या है, DDT। रेट का मतलब क्या होता है भाई, DDT। और जो भी यहाँ पर लिखा होता है इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। M1 क्या है, M1 M2 N1 N2 क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ओके, आपको पता होगी बात। जो यहाँ पे A लिखा हुआ, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ A, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, DA/DT। ये A क्या है, कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट यूज करते हैं ना, बेसिकली कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट देखो,
ये जो इसका कोएफिशिएंट होता है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हमेशा रेसिप्रोकल ऐसे 1 के फॉर्म में लिखते हैं, 1/m1। अगर ये रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? माइनस का साइन। अब ये देखो m2 भी, ये भी क्या है? रिएक्टेंट है, तो -1/m2 dB/dt। अब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें रिएक्टेंट के लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट साइड में जैसे ही आप आए तो कैसे लिखोगे? प्लस के साथ, प्रोडक्ट को प्लस और रिएक्टेंट को माइनस के साथ, 1/n1 dC/dt, कंसंट्रेशन ऑफ DC इक्वल्स टू लेके, आपको हमेशा इक्वल टू लेके चलना है, इक्वल टू प्लस 1/n2 dd/dt। ये तो रहा भाई एक पार्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज़ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लिखोगे और कमेंट बॉक्स में बताएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। AA BB CC DD, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख के दिखाओगे, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूँगा। बहुत इजी है, बस क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है? दो चीज़ पहचानना है आपको इसमें। पहली चीज़ क्या पहचानी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज करेंगे। तो जो रिएक्टेंट ये होता है गाइस बच्चों, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या लिखा हुआ है ये? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और ये जो प्रोडक्ट का साइड होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस। क्लियर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, सेम इसी फॉर्म में आप इसको लिख के दिखाओगे मेरे को। आई होप ये बात क्लियर हो गई। जैसे ये बात क्लियर हुई, तुरंत आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट पार्ट क्या होता है? नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और नेचर जो है फर्स्ट है, अफेक्ट करता है। सेकंड क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। थर्ड क्या है? सरफेस एरिया। थर्ड क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ क्या है बच्चों? फोर्थ है रेडिएशन एंड कैटलिस्ट। एंड फिफ्थ वन प्रेशर ऑफ गैस। फिफ्थ वन इज प्रेशर ऑफ गैस। ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये फैक्टर अफेक्टिंग है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ओके, तो इतना जो 5 पॉइंट मैंने लिखा है आपको, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड रेडिएशन एंड कैटलिस्ट। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही होगी, बट आप समझने की कोशिश करो, चैप्टर बड़ा है और कम टाइम में आपको सब कुछ देना है। और प्रेशर ऑफ गैस, तो ये 5 पॉइंट है जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके गाइज, वेरी नाइस। अब इसको समझने के बाद हम बात करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसको भी ध्यान समझने की कोशिश करें। रेट लॉ कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का? तो बहुत छोटे से रिएक्शन से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन लिया, लेट रिएक्शन AA BB, इससे आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलवेज रेट लॉ जो है, रेट लॉ कहता है कि हमेशा ये डिपेंड किस पे करता है? वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है? इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, नॉट स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इस पे डिपेंड नहीं करता है ए और बी पे, ध्यान रखना। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? रेट आर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर मतलब रेट, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर में पी यूज कर ले रहा हूँ बिकॉज ये जो ए लिखा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बी के पावर क्यू लिख लेता हूँ, या दिस इज। जैसे ही आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट के ऐड होगा,
के का एक स्पेसिफिक नाम होगा जो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते ही जाएंगे, और ये हमारे लिए जीवन में बहुत यूनिक बन जाएगा के। तो ये रेट लॉग एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर के क्या है, वेयर के इज़ रेट कांस्टेंट अंडर। इस वर्ड को तो बहुत ही ध्यान समझना, के बहुत खतरनाक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। रेट कांस्टेंट, यहाँ पे जो पी है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए, पी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए, क्यू को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी, और जब पी प्लस क्यू का सम कर दोगे तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट लॉ लिखने का तरीका हुआ, समझ में आया होगा। बस एक बात ध्यान देना है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और इसके स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट डिपेंड नहीं करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बाकी मैंने सारे टर्म्स को यहाँ समझा दिया आपको, फास्ट समझते हैं। और देखिए, इतना समझने के बाद आइए एक रिएक्शन लेते हैं, उससे कुछ हेल्प लेंगे। लेट अ रिएक्शन, मान लो एन ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसके लिए मैं रेट लिखने देता हूँ आर इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखूँ के, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका स्टाइक्योमेट्री ए लिख लेते, वही लेके चलते हैं, पावर एन कर देते हैं, ठीक है जी। एन का है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं एन को। ओके, तो यहाँ से हम बेसिकली के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। ओके, अब मैं यूनिट ऑफ के निकालना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा यहाँ जो मोटो है यूनिट ऑफ के, इससे बहुत से क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाते हैं, यूनिट बस पता रहे आपको। तो यूनिट ऑफ के निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। अब समझिए इस बात को, यूनिट ऑफ आर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। आर क्या होता है, आर को समझने की पूरी कोशिश करी। आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर इनटू टाइम, पर टाइम होता है तो ऊपर करोगे तो यही बनेगा। ओके, और यूनिट ऑफ है कंसंट्रेशन की यूनिट तो मोल पर लीटर ही होती है, आपको सभी को पता है, मोल पर लीटर की पावर एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर साथ में है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू ये जो टाइम है, ये टाइम इनवर्स ऊपर चला जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है ये। इसको और अच्छे से सुंदर लिख दें तो ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ के। यहाँ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर एन की वैल्यू 0 हुई तो इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन की वैल्यू 0 रखोगे तो के की यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ के। एन की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो मोल लीटर ऊपर जाएगा, तो मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स। ये क्या हो गई, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट आ गई। ऐसे ही एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ 1 जैसे पुट करोगे इसके प्लेस पे तो 1 माइनस 1 0, और किसी के नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1, तो सिंपली इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू टाइम इनवर्स। एक ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक ही है, सेकंड तक आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, आपको मिलता चला जाएगा, बट आपको जीरो और फर्स्ट पे ही फोकस करना है। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। इतनी बात जैसे ही क्लियर हो गई उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, हम उसको
नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हो उसको ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ईजीएस्ट वे में। लेट अ रिएक्शन, ऐसे एग्जाम में आपको लिख के आना है, ए गिव्स प्रोडक्ट एट, जब टाइम जीरो था जिसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, उस समय प्रोडक्ट जीरो रहा होगा। एट टाइम टी कोस टू टी पे सपोज करते हैं ये एक्स डिक्रीज हुआ, एक्स घट गया, जितना ये घटेगा उतना ये इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यह यूज करेंगे जो क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो डी एक्स बाई डी टी का कंसनट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए नॉट माइनस एक्स के। अब यहाँ बात समझना, लिखोगे सिंस इट इज़ अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंस इट इज़ अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसके पावर जीरो लिख दोगे। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो इसके पावर जीरो 1 कर दोगे। तो बट यहाँ पर जीरो की बात कर रहे हैं, जैसे इसको हटाओगे तो वही रेट कांस्टेंट के ऐड होगा, ए नॉट माइनस एक्स की पावर जीरो कर दोगे। तो किसी भी नंबर के पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के। तो यहाँ से क्या आ रहा है फ्रेंड्स, डी एक्स इक्वल्स टू के डी टी। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो ईजिली। जब जीरो डिक्रीज हुआ तो टाइम भी जीरो था, जब एक्स डिक्रीज हुआ तो टाइम टी हो गया। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, के कांस्टेंट बाहर है, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा टी। तो क्या रिलेशन आया, एक्स इक्वल्स टू के टी। जिसको समझ में नहीं आया बता दूँ उसको डायरेक्टली, डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्स होता है, और प्लस सी तब यूज करते हैं जब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा हुआ है, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। एक्स इक्वल्स टू के टी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था बच्चों, तो टी टाइम पे कंसंट्रेशन आप देख पा रहे हो, ये था साफ साफ लिखा हुआ ए नॉट माइनस एक्स। तो टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। तो ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टी। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सब कुछ हाफ लाइफ वगैरह निकालते हैं। अब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ यही जस्ट हैंड टू हैंड फाइंड आउट करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ लिखो या टी 50% लिखो या टी 0.5 लिखो, सब एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो। टी हाफ के लिए कभी भी आपको टी हाफ निकालना हो तो आप ए टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसके प्लेस पर ए नॉट बाई टू पुट करना, और टी के प्लेस पर टी हाफ पुट करना, बस दैट्स इट, और भी कुछ भी नहीं करना है। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें आप पुट कर सकते हो। तो सिंस ए टी के प्लेस पे क्या पुट किया, देखो ए टी के प्लेस पे ए नॉट बाई टू पुट किया इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के, टी के प्लेस पे क्या पुट किया, टी हाफ। तो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। तो के टी हाफ इक्वल्स टू घटाओगे तो क्या जाएगा, ए नॉट बाई टू। तो टी हाफ क्या यहाँ से आ रहा है, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के। ये रिलेशन आया क्या, टी हाफ का। तो ध्यान देना है जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो उसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ है, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, पूरे डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से करो जैसे मैंने किया है, इसको बार बार लिखने का प्रयास करो। आओ फर्स्ट ऑर्डर तुरंत चलते हैं, टाइम नहीं है, फटाफट करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली वैसे करेंगे गाइस, कैसे करेंगे? लेट अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर वही कहानी, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो जैसे करते आ रहे हैं, कंसनट्रेशन ए नॉट ज़ीरो, टी इक्वल्स टू टी पे इसका कंसनट्रेशन सपोज किया एक्स डिक्रीज हुआ तो यह एक्स इंक्रीज होगा, वही कहानी जो ऊपर किया हमने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहती है? डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट माइनस एक्स, वही काम करना। अब क्या लिखोगे? सिंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है इक्वल्स टू के, अब ए नॉट माइनस एक्स की पावर क्या लग जाएगा? 1। वेरी इजी। अब थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन रूल यूज करना पड़ेगा, जो एक्स वाला टर्म है एक्स के पास बुला लो, डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है जी। अब यहाँ इंटीग्रेशन करो इसको, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब जीरो डिक्रीज हुआ तो टाइम जीरो था, जब एक्स डिक्रीज हुआ तो टाइम टी हो गया, ऐसे कहानी हो रही लिमिट में। अब सुनना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है, बेस ई होगा, ध्यान रखना, प्लस सी। कहीं कहीं एल एन एक्स भी लिखते हैं, एल एन एक्स मतलब जिसका लॉग, जिस लॉग का बेस ई हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? लॉग ए नॉट माइनस एक्स, बट जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, -1, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। इसकी लिमिट ले लोगे आप, 0 टू एक्स प्लस टू के बाहर हो जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी। वेरी इजी। इस माइनस को मैं बाहर कर रहा हूँ, लॉग ए नॉट माइनस एक्स 0 से एक्स तक जाएगा ये। अब क्या करना है, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस एक्स की प्लेस पर अपर लिमिट पुट करो, ए नॉट माइनस एक्स। अब लोअर लिमिट क्या है? 0, 0 पुट करो, ए नॉट प्लस टू के टी। क्या आ रहा है यहाँ से? अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग ए नॉट ये प्लस में हो जाएगा, बेस ई इसका हाइड है, इंक्लूड, ध्यान रखना, अंडरस्टूड है ये ए नॉट माइनस एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू के टी। बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी, बेस ई ही है, ध्यान रखना, लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो क्या आने वाला है? लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू के टी। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल दो अब, तो के इज इक्वल्स टू 1 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स बेस ई। अब log के बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इजली ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होने वाला है। अब जैसे चैप्टर में फिनिश करूँगा उसके बाद पूरा चैप्टर डिस्कस, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा आपके सामने। आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए, बहुत बेनिफिट पाने वाले हो आप इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप जेई नीट वाले भी इससे प्रिपेयर कर सकते हो। जेई नीट वालों के लिए मैं थोड़ा और ब्रीफ कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ये बोर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके लिए हाफ लाइफ निकालते हैं, जेई नीट वाले भी इससे ईजिली कर सकते हैं उनके क्वेश्चन को, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले बोर्ड्स पैटर्न को डिस्कस करने के बाद।
तो अभी देखो इसका हाफ लाइफ निकालना है आपको। तो मैंने बताया था कि जो टी टाइम पे कंसंट्रेशन है उसके प्लेस पर A0/2 पुट करना है और टी के प्लेस पर टी हाफ पुट करना है आपको। तो के की वैल्यू क्या आ रही है 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10। अब देखो यही तो है टी टाइम पे कंसंट्रेशन A0 - x। इसके प्लेस पर A0/2 पुट कर देंगे, A0 कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या आएगी 2.303 अपॉन टी हाफ और लॉग 2 ऊपर चला जाएगा बेस 10। टी हाफ को इस साइड ला दो। अब टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए लॉग 2 की क्या होगी। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। टी हाफ क्या आ रहा है यहाँ पर, टी हाफ आ रहा है 0. आप इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है। तो इसको ईजिली आप चेक करो कि क्या टी हाफ की वैल्यू यही आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताओ। आप 0.693 ही पाओगे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। बट मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के आपको यहाँ पर समझ में आया। इम्पॉर्टेंट जो समझ में यहाँ पे आया बच्चों कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिए, डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एकदम 100% डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए मैं आपको एक PDF शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ। यही बहुत इजी है, उसको आप देख के भी सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो मैं सामने ला दिया, इसको देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। ये देखो, ये है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म बताया जो भी आपको ऊपर, on which rate of reaction actually depends, but molecularity of a reaction is number of atoms, ion and molecules that must collide with one another to form a product in the chemical reaction। collides जो हो रहे हैं, जो collides पहले होंगे उसके बाद chemical reaction का products form करेंगे। आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट ये फ्रैक्शनल है, जीरो मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। जो सेकंड पॉइंट देख रहे हो आप, इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है और इसको थ्योरेटिकली भी आप पता कर सकते हो। ये टर्म्स ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट कॉम्प्लेक्स। पॉइंट टू बी नोटेड। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। नेगेटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर्स, बट ये क्या डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलरिटी पे। इजी रिएक्शन है ये, क्या है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्या है ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये बाई मॉलिक्यूलर एंड थर्ड मॉलिक्यूलर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ थर्ड ऑर्डर का यहाँ पर रिएक्शन है। तो ये रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑलवेज लैग करोगे। ठीक है, इतना समझने के बाद एक बात और समझा दूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो नोट भी कर लो आप। बड़े बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A0 के, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 की पावर n-1। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का यूज कहीं भी कर सकते हो आप। कंपटीशन वगैरह MCQ बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसी से। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इसका ग्राफ की बात करूँ, ग्राफिकल अप्रोच, टी हाफ और A0 के बीच में अगर ग्राफ पूछें किसके, फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
कैसे भाई, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिया था इसलिए स्मॉल दिखा रहा हूँ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, जो लाइन है इसको फॉलो कर रही है, जो ओरिजिन से पास होती है, बच्चों पता होगा आपको। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर की मैंने जस्ट अभी बात की कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये फर्स्ट के लिए है, इसलिए क्या है कांस्टेंट चला जाएगा। अगर आप सेकंड का जानना चाहते हो बता दूं, सेकंड जो है वो भी क्या है, ओरिजिन से पास होता है, बट इसका ग्राफ किससे बनता है, 1/a0 में, ध्यान रखना। 1/a0 और टी हाफ अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तब ये सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया, सेकंड ऑर्डर के लिए। ये ग्राफ की भी थोड़ी बहुत बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो इतना करने के बाद थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको डिस्कस करते हैं भाई। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करो और लिखो। द केमिकल रिएक्शन विच अपीयर टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली आर of the lower order are called as pseudo first order of reaction. In case of pseudo first order of reaction, chemical reaction between two substances take place and one of the reactant is present in excess and one of the reactant is present in excess। ठीक है, कह रहा है कि एक रिएक्टेंट जो होगा वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, एक्सेस में प्रेजेंट होगा। उसका एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपके बुक में है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच अपीयर टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअली आर ऑफ द लोअर ऑर्डर इज कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केस में क्या होता है, जो दो सबस्टांस जो टेक प्लेस करते हैं उसमें एक जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है। जैसे देखो ये देखो एस्टर, देख पा रहे हो, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये तो बहुत अच्छा अच्छे से पता होगा आपको। जब गाइस इसका रेट लिखते हैं यहाँ, जो S2 होता है वो बहुत एक्सेस में प्रेजेंट होता है। देखने में लग रहा है ये 2 सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बट ये डिपेंड किस पे करता है, एस्टर पे। किस पे करता है, एस्टर पे ही डिपेंड करता है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, इस पे डिपेंड करता है। आप इतना बस दिखा के आ जाओगे, इसका ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर समझ में आ गया, थोड़ी बहुत ग्राफ के बारे में पता चला। ये सारी चर्चा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस करने के लिए पहले इक्वेशन को समझिए, पहले बात को समझिए, इसके इक्वेशन कहते क्या हैं। जो रेट है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू ए ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक टर्म्स को समझते हैं पहले। यहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट। व्हाट इज रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और आर्हेनियस फैक्टर। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी और आर्हेनियस फैक्टर। बात समझ में आ रही है। ई एक्सपोनेंशियल, ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड लास्ट
जो आपको दिख रहा है टी तो टेम्परेचर, इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, इट्स अ वेरी ईजी रम। ओके भाई, अब बात तो उसको समझने की पूरी कोशिश करना। पहले मैं इसको दो रिएक्शन के लिए लिख के दिखाऊंगा, फिर इसके लिए कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। चलो आओ समझते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को आप देख रहे हो, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। टेकिंग लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट। लॉग लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग के बेस ई ही है, ध्यान रखना, लिख नहीं रहा हूँ बार बार। लॉग ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो लॉग के बीच में इंटू का साइन लगाया, तो लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस सबका बेस क्या है, ई है। ओके, तो लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर एम हो तो जो पावर में होता है इसके बगल में चला आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो माइनस ई ए अपॉन आर टी इसके बगल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लॉग के बेस ई, लॉग ए बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग ई बेस ई। इसको पढ़ना सिखा दूँ आपको, इसको पढ़ते हैं लॉग ई एक्सपोनेंट ई, ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। और log b का एक्सपोनेंट अगर बेस इक्वल हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि क्या है ये एक्सपोनेंट एंड बेस क्या है इसका, इक्वल है। तो log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। एब्सोल्युटली क्लियर, 100% क्लियर। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें काम कर सकते हो, इसके अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो बेस 10 में तो आप चेंज कर सकते हो, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। अगर अब बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फैशन में लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे, लॉग के बेस ई, इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए बेस ई। ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको बच्चों, इस इक्वेशन थोड़ा गौर करना आप। अगर मैं log k को बेस ई को y बोल दूं तो ये m हो जाएगा, और 1/2 को x बोल दूं और इसको बोलते हैं c, तो क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की तरह दिख रही है विथ नेगेटिव स्लोप। ये क्या है, स्लोप क्या है, m क्या है, स्लोप है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस ई ए बाई आर, ये स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, ज़रा मेरी बात को समझना। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होता है, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। स्लोप क्या है बच्चों, माइनस ई ए बाई आर, ऐसे लिख सकते हो आप, स्लोप माइनस ई ए बाई आर। और ग्राफ किसके बीच ड्रॉ किया जा रहा है, लॉग के बेस ई लिखना बहुत ज़रूरी है, 1/t। क्लियर है अच्छे से। दिस इज़ द वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है जो लॉग ए है आपका। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, वेरी गुड। अब आगे आइए, अब जो आपने ये एक्सप्रेशन यूज किया, ये निकाले हो, अब इसका हम यूज करने वाले, मीनिंग क्या, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं कोई दो रिएक्शन के लिए इसको यूज करना चाहता हूँ, फॉर एनी टू रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट के लिए लॉग K1 आर्हेनियस फैक्टर माइनस ई ए अपॉन आर T1। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको। लॉग K2
log A माइनस ई अपॉन आर टी टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो रिएक्शन के लिए ऐसे लिखा। फिर क्या किया, ऑन डूइंग दो में से एक को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो log K2 माइनस log K1। अब इसको लिख रहा हूँ log A माइनस ई अपॉन आर टी टू माइनस log A प्लस ई अपॉन आर टी वन। अभी देखो log A कैंसिल हो गया, log A माइनस log B ऊपर फॉर्मूला बताया है, क्या बन जाएगा ये, log A बाई बी मतलब K2 बाई K1 बेस ई। क्या बन गया बच्चों, ई ए बाई आर टी वन माइनस ई ए बाई आर टी टू। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं, K2 बाई K1। अब देखो ना, इसमें से ई ए बाई आर को मैंने कॉमन ले लिया है, तो 1/T1 माइनस 1/T2 बनने वाला है। अब सुनना, अब इस बेस को 10 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 10 में ही वैल्यू पता होती है हमें। बेस 10 log K2 बाई K1 इक्वल्स टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। 2.303 को ट्रांसफॉर्म कर दो उधर, भेज दो, तो log K2 बाई K1 इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन और इस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट, ट्रस्ट में डायरेक्ट मिलेंगे। और ये एक्सप्रेशन ये ऊपर जो मैंने जस्ट बताया आर्हीनियस फैक्टर का ये इक्वेशन, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आर्हीनियस का मैंने पूरा यहाँ पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है। और बाकी इसकी थ्योरी पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है आपके सिलेबस में। बस इतने जितना मैंने बताया उस पर फोकस करो, डेफिनेटली यू विल बूस्ट। आप फोड़ के आओगे एग्ज़ाम, फोड़ के आओगे, ट्रस्ट में। इतना पढ़ने के बाद आप जो आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। उसके लिए मैं PDF यूज कर लेता हूँ, PDF यूज कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। या कोलिजन थ्योरी का PDF यूज कर ले, क्योंकि ये ईजी है कोलिजन थ्योरी। अब ये समझना कोलिजन थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग, ये कोलिजन थ्योरी है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम टू बी द हार्ड स्फीयर, रिएक्टेंट को हार्ड स्फीयर, एंड द रिएक्शन इज पॉस्टुलेट टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर। जब मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड ध्यान देना, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ध्यान पूछा जा सकता है आपसे। But only those collision in which the colliding species are associated with certain minimum amount of energy and collide in proper orientation result in the product formation। ध्यान रखना है, such collision is called as fruitful collision and effective collision। इफेक्टिव collision कौन होता है, इसका डेफिनेशन साफ साफ क्लियर है यहाँ पे। तो रेट क्या होता है, माइनस dV/dt कोलिजन फ्रिक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये लिखने का तरीका है यहाँ पे देखो, ZAB इंटू एफ फ्रैक्शन वाला, और Z इंटू एफ के प्लेस पे लिख सकते हैं ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये ई ए अपॉन आर टी एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो मैंने बताया। यहाँ पर Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एनर्जी इक्वल टू द, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो आप ये फॉर्मूला बस याद रखना। तो रेट इक्वल्स टू P ZAB ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और फोटो केमिकल रिएक्शन आप में है नहीं, बट आप इसको पढ़ भी सकते हो। इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। अब मैं कल के वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। चैप्टर को पढ़ लोगे फिर कल न्यूमेरिकल कराने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।
चैप्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियो और मिलती रहेंगी। थैंक यू।